हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के बीच में उसको स्टार्ट किया था और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है स्टेट फील्ड में उसको। स्टूडेंट, जब हम देखते हैं कि जो स्टेट को इसके लिए स्टेट के लिए एक लिस्ट बनाई गई है जो कि स्टेट लिस्ट है, उसमें जो स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पर उसको क्या है, उसको कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में लेजिस्लेट करने की उसको राइट होता है। लेकिन स्टूडेंट, कुछ स्टेट के सब्जेक्ट्स पर भी जो लॉ बनाने का जो लेजिस्लेशन का राइट है वो पार्लियामेंट के पास भी होता है। स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नॉर्मल टाइम्स में, नॉर्मल सिचुएशंस में। लेकिन स्टूडेंट, जब कभी भी एबनॉर्मल टाइम होता है या फिर नेशनल इमरजेंसी का टाइम होता है या वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं तो उस टाइम पर ये जो लेजिस्लेटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, इसको कुछ मॉडिफाई कर दिया जाता है या फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो पावर्स स्टेट को दी जाती हैं उनको काफ़ी हद तक सस्पेंड भी कर दिया जाता है एबनॉर्मल टाइम्स में। लेकिन नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको सेंटर और स्टेट के बीच में पर्टिकुलर उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और अगर एबनॉर्मल कंडीशन की बात करें कि जैसे इमरजेंसी की टाइम की बात करें या फिर जब क्या होता है देश में वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तो उस टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर जो यूनियन की गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू जो ये पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इस स्कीम को कुछ मॉडिफाई किया जाता है या फिर इसमें स्टेट्स की कुछ पावर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। स्टूडेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो कुछ सर्टेन कंडीशंस में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में स्टेट लॉज के अंदर जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर जो भी स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है। स्टूडेंट, पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है कि वो स्टेट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, उनमें भी कुछ जो लॉज हैं उनका फॉर्मेशन कर सकती है और वो ऐसा तब करेगी जब क्या होंगी, एबनॉर्मल कंडीशंस होंगी। उसके लिए क्या है, 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस बताई गई हैं कि जब हमारी पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड हो जाती है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के अंदर आने वाली सब्जेक्ट में अपने रूल्स और जो लॉज हैं उनका फॉर्मेशन कर सकती है। स्टूडेंट, इसमें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस दी गई हैं, 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस दी गई हैं जबकि पार्लियामेंट एम्पावर हो जाती है और वो स्टेट लेजिस्लेशन में, स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकती है, उसमें अपने लॉज को बना सकती है। स्टूडेंट, सबसे पहली कंडीशन आती है व्हेन राज्यसभा पासेज रिजोल्यूशन। जब राज्यसभा के द्वारा किसी भी रिजोल्यूशन को पार्लियामेंट में पास कर दिया जाता है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड हो या फिर वो क्या हो, स्टेट से रिलेटेड हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में उस लॉज को पार्लियामेंट के द्वारा उसको क्या किया जाना है, उसको ज़रूरी उसको उसमें कुछ चेंजेस लाए जाने हैं, नए लेजिस्लेशन को ऐड किया जाना है, तो उसके लिए अगर पार्लियामेंट कोई भी रिजोल्यूशन अपने उस रिजोल्यूशन को पास करती है तो वहाँ पर क्या होगा, तब उस कंडीशन में पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में कोई भी जो लॉ है उसका फॉर्मेशन कर सकती है। जो सेकंड सिचुएशन है उसमें बताया गया है कि ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम पे जो हमारी पार्लियामेंट है वो स्टेट से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है। और स्टूडेंट, इसमें थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है
When states makes a request, स्टूडेंट जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स मिलकर जब किसी भी अपने लेजिस्लेशन को लेकर किसी भी अपने प्रोविज़न के लिए स्टेट इंटरेस्ट में क्या करते हैं, पार्लियामेंट के पास जाकर वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस लेजिस्लेशन को पास किया जाए और इसमें लॉज का फॉर्मेशन किया जाए। तो इस कंडीशन में पार्लियामेंट के द्वारा उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है और तब पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए एम्पावर हो जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में उस एक्ट को जो कि स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है उस रिजोल्यूशन को पास करके उससे रिलेटेड लॉज का फॉर्मेशन पार्लियामेंट कर सकती है। स्टूडेंट उसके बाद जो फोर्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, जो फोर्थ कंडीशन है, उसमें बताया गया है कि टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जब भी अगर किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, जैसे कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो हमारी पार्लियामेंट है वो ही लॉ बना सकती है। उसके पास ही राइट होता है कि अगर किसी भी स्टेट में किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कराया जाना है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्लियामेंट के ऊपर होती है और पार्लियामेंट किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उसके लिए वो एक्ट को बना सकती है। स्टूडेंट इसमें जो लास्ट और जो फिफ्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज है, जबकि जो स्टेट लिस्ट की जो पावर है, जो स्टेट लिस्ट में जो लेजिस्लेशन करने की पावर है वो पार्लियामेंट को भी मिल जाती है, उसमें बताया गया है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। स्टूडेंट जो प्रेसिडेंट रूल है उसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 356 में, और जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो उस टाइम पर अगर प्रेसिडेंट के पास तो जो भी उस टाइम पर पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाया जाता है वो क्या होता है, वो स्टेट लिस्ट में भी उसका प्रोविज़न किया जा सकता है। बेसिकली प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर किसी भी स्टेट में जो पार्लियामेंट होती है वो इस चीज़ के लिए ऑथराइज़ हो जाती है कि वो वहाँ पर रूल्स का फॉर्मेशन कर सकती है स्टेट सब्जेक्ट में। अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट लॉ को इम्प्लीमेंट, जो प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट है हमारे देश की, उस स्टेट से उसको राइट है कि उस स्टेट के जो स्टेट सब्जेक्ट हैं उन पर कोई भी लेजिस्लेशन जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर किया जा सकता है। स्टूडेंट अब इनको एक बार क्या है हम डिटेल इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहली हमने कंडीशन पढ़ी कि व्हेन राज्यसभा पासेज ए रिजोल्यूशन। स्टूडेंट इसके लिए बताया गया है कि जब राज्यसभा को लगता है कि कोई भी क्या है नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा किया जाना ज़रूरी है, या फिर जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो कि 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जीएसटी के प्रोविज़न को ऐड किया गया है, अगर उससे रिलेटेड किसी भी लॉज का फॉर्मेशन किया जाना है या फिर नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट में कोई भी लेजिस्लेशन किया जाना है, तो अगर राज्यसभा इस चीज़ को डिक्लेयर करती है, उसके लिए कोई रिजोल्यूशन को पास करती है, तो पार्लियामेंट राज्यसभा के डिक्लेरेशन के बाद इस चीज़ के लिए कम्पिटेंट हो जाती है, इस चीज़ के लिए इन्फोर्स हो जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में उस मैटर पर क्या कर सकती है, उस स्टेट लिस्ट का जो मैटर है या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज है उससे रिलेटेड लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है। और स्टूडेंट ये जो रिजोल्यूशन बनाए जाते हैं राज्यसभा में, जो सबसे पहले जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, जो डिक्लेरेशन किया जाएगा कि जो स्टेट लिस्ट में जिसके थ्रू अमेंडमेंट किए जाने हैं या फिर किसी नए लॉ को ऐड किया जाना है, नए लॉ का फॉर्मेशन किया जाना है, तो उसको राज्यसभा में 2/3 मेंबर्स के द्वारा, जो कि वहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, उनके 2/3 मेंबर्स के द्वारा सपोर्ट प्राप्त होना चाहिए उस रिजोल्यूशन के लिए। तभी वो रिजोल्यूशन क्या होगा, राज्यसभा में पास होगा और उसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट है वो इस चीज़ के लिए एम्पावर हो जाती है कि वो जीएसटी से रिलेटेड किसी भी एक्ट को बना सकती है या फिर स्टेट लिस्ट में किसी भी प्रोविज़न को चेंज कर सकती है।
लेकिन उसके लिए राज्यसभा में उसके जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 मेंबर्स का उनको सपोर्ट मिलना चाहिए उस रेजोल्यूशन का। तभी क्या होगा, वो रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास होगा और तभी हमारी पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगी, इस चीज़ के लिए एम्पावर होगी कि वो स्टेट लिस्ट में फर्दर लेजिस्लेशन को कर सकती है। और स्टूडेंट, ये जो रिजोल्यूशन है राज्यसभा के द्वारा पास किया गया, जिसमें कि स्टेट लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट में लॉ बनाने की जो पावर दी गई है वो क्या है, 1 ईयर तक यानी 1 ईयर के टाइम पीरियड तक वो फोर्स में रहती है। जो रिजोल्यूशन है जो उसका टाइम पीरियड है वो 1 साल का होता है। और स्टूडेंट, इसको क्या है, कई बार इसको रिन्यू भी किया जा सकता है, लेकिन इसका जो टाइम है एक बार में 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि राज्यसभा के द्वारा जो रिजोल्यूशन को पास किया गया है स्टेट लिस्ट में एक्ट बनाने के लिए। इसको क्या है, हर 1 ईयर के बाद यानी क्या है 1 ईयर इसका टाइम पीरियड होगा और 1 ईयर एक बार में इसको 1 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कई बार से रिन्यू किया जा सकता है। स्टूडेंट, इसके बाद ये कहा जाता है कि अगर जो ये राज्यसभा के द्वारा जो लेजिस्लेशन बनाया गया है, जो रिजोल्यूशन पास किया गया है, अगर उसको सीज़ कर दिया जाता है, ऐसे लॉज को सीज़ कर दिया जाता है, तो उसके एक्सपायरेशन के 6 मंथ्स के बाद क्या हो जाएगा, उस रिजोल्यूशन के द्वारा जो बनाए गए जो भी लॉज हैं वो सीज़ हो जाएंगे, वो क्या होंगे, इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। स्टूडेंट, अगर इसमें ये समझाया गया है कि राज्यसभा ने जिस रिजोल्यूशन को पास किया था, अगर उसको क्या है उसके एक्सपायरेशन हो जाता है, उसको समाप्त किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, तो उसके 6 मंथ्स के टाइम के बाद उस रिजोल्यूशन के द्वारा जो भी लॉज बनाए गए थे उनको सीज़ कर दिया जाता है और उनके इनेक्टमेंट को रोक दिया जाता है। स्टूडेंट, ये जो प्रोविज़न्स हैं जो कि जिसमें कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसको ये राइट दिया जाता है कि वो स्टेट लिस्ट में किसी भी लेजिस्लेशन को कर सकती है और स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में अपने लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट, ये कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है, ये क्या है, ये स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को नहीं रोकती है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो जिस मैटर पर जो हमारी राज्यसभा है उसने रिजोल्यूशन को पास किया है, उसी मैटर पर स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉज को भी बना सकती है सेम मैटर में। तो स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि हाँ, पार्लियामेंट को ये राइट तो दिया गया है कि वो क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट में कोई भी प्रोविज़न बनाने के लिए पहले वो एक रेजोल्यूशन पास करती है। अगर उसको राइट मिल उसको इस चीज़ से क्या है, वहाँ पर जो राज्यसभा है उसमें 2/3 जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका सपोर्ट मिल जाता है, तो वो जो हमारी जो स्टेट लिस्ट है उस पर क्या कर सकती है, उस पर कोई भी चेंजेस कर सकती है। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उस प्रोविज़न पर फिर से अपनी किसी भी लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है उसी मैटर पर जिसको कि राज्यसभा के द्वारा जिस पर लॉज का फॉर्मेशन किया गया था। इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी जो लेजिस्लेशन की पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसी मैटर पर फिर से किसी लॉ का फॉर्मेशन करना चाहे तो वो इजीली कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट, इसमें ये बताया गया है, एक कंडीशन बताई गई है कि अगर कभी भी स्टेट लॉ या फिर पार्लियामेंट्री लॉ के बीच में कभी भी कोई कंसिस्टेंसी होती है किसी प्रोविज़न को लेकर, मान लीजिए स्टेट लॉ ने किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा स्टेट लॉ है कि जो पार्लियामेंट के लॉ को अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इन दोनों लॉज के अगर किसी मैटर में इन दोनों लॉज के प्रोविज़न अगर कहीं भी क्या करते हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या फिर कंसिस्टेंट होते हैं, तो इसमें जो सुप्रीमेसी दी जाती है वो पार्लियामेंट्री लॉ को ही दी जाती है। मींस कि जो प्रिवेल माना जाएगा, जो इसमें मेजर माना जाएगा, वो पार्लियामेंट्री लॉ को ही माना जाएगा। लेकिन
स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ का फॉर्मेशन उसी सेम मैटर में कर सकती है जिसमें कि राज्यसभा के द्वारा लेजिस्लेशन को पास करके, रिजोल्यूशन को पास करके पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया था स्टेट लिस्ट में किसी भी लॉ का फॉर्मेशन करने के लिए। उस सेम मैटर पर ही स्टेट लेजिस्लेचर भी क्या कर सकती है, वो किसी भी लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई भी विवाद होता है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ में और पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ में किसी भी सेम मैटर में, तो क्या होगा, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ होगा उसी को सुप्रीम माना जाएगा, उसी को ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी। स्टूडेंट, इसके बाद जो सेकंड कंडीशन आती है, जिसमें कि जो सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, जबकि पार्लियामेंट को इस चीज़ का राइट मिल जाता है कि वो हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके जो स्टेट लिस्ट है उसमें लेजिस्लेट करने की उसको पावर मिल जाती है। वो सेकंड सिचुएशन है ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। जब क्या होता है, जब हमारे देश में कभी भी क्या होगी, नेशनल इमरजेंसी लगेगी, जो कि अगर हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352 अगर नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है, तो उस टाइम पे जो पार्लियामेंट है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उससे रिलेटेड किसी भी लॉ को बना सकती है, या फिर स्टेट लिस्ट में कोई भी मैटर है उसको भी पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेट किया जा सकता है। उससे रिलेटेड किसी भी लॉ का फॉर्मेशन पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के ऑपरेशन में, जब क्या हो, देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो। स्टूडेंट, जब क्या होता है, जब नेशनल इमरजेंसी को अगर शीज़ कर दिया जाता है, जब नेशनल इमरजेंसी को समाप्त कर दिया जाता है, तो उसके जो 6 मंथ्स के बाद जो भी ये लॉज बनाए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, इन लॉज को इनऑपरेटिव कर दिया जाता है। जब नेशनल इमरजेंसी को शीज़ कर दिया जाएगा उसके 6 मंथ्स के बाद ये जो उस टाइम पर पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए थे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको 6 मंथ्स के बाद शीज़ कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी लगी है और इस टाइम पे पार्लियामेंट के द्वारा किसी लॉ का फॉर्मेशन स्टेट लिस्ट में किया जाता है, और क्या है, इसके 6 मंथ्स के बाद अगर जो यहाँ पर क्या है नेशनल इमरजेंसी लगी है देश में, तो अगर वो हट जाती है तो उसके 6 मंथ्स के बाद, यानी नेशनल इमरजेंसी के इनऑपरेटिव होने के 6 मंथ्स के बाद, वो जो लॉ हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्म किए गए हैं स्टेट लिस्ट में, उनका जो ऑपरेशन है, उनका जो इन्फोर्समेंट है वो शीज़ हो जाएगा। जब नेशनल इमरजेंसी शीज़ होगी उसके 6 मंथ्स के बाद वो लॉज भी सीज हो जाएंगे, उनका इन्फोर्समेंट भी रोक दिया जाएगा। स्टूडेंट, जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है वो क्या है, उसको रोका नहीं गया है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो सेम मैटर पर जिसको कि जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर भी अपने द्वारा उन रूल्स को पास कर सकती है सेम मैटर पर ही जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। उसी मैटर पर अपने अलग से लॉज को बना सकती है, लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है, और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो जुरिस्डिक्शन की पावर है, जो लेजिस्लेशन की पावर है, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, फिर से वही बात आ जाती है कि अगर स्टेट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ या पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ, इन दोनों में क्या है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो उस कंडीशन में हमेशा जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ होगा उसको ही सुप्रीम माना जाएगा। स्टूडेंट, ऐसा इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को, जो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिए हुए अपने आप में रहता है। जैसे कि जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर भी देखा जाता है कि जो सेंटर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसीलिए अगर कभी भी जो स्टेट लॉ है या फिर जो पार्लियामेंट लॉ है, इन दोनों के बीच में अगर कभी भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कोई भी रिपग्नेंसी आती है, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो उस टाइम पे जो पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किए गए लॉज हैं उनको ही सुप्रीम माना जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है, जबकि जो हमारी पार्लियामेंट है वो एम्पावर हो जाती है स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेशन करने के लिए, तो वो कंडीशन बताई गई है, व्हेन स्टेट मेक्स ए रिक्वेस्ट। जब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स अपनी स्टेट्स में क्या करते हैं, रेजोल्यूशंस को पास करते हैं और पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर पार्लियामेंट से बोलते हैं कि वो क्या करें, रिक्वेस्ट की जाती है अपने अपने स्टेट्स में रिजोल्यूशन को पास करके कि वो किसी मैटर पर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उससे रिलेटेड मैटर पर लॉज का फॉर्मेशन करे। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट में, स्टेट से रिलेटेड उस सब्जेक्ट में जिसको कि स्टेट्स ने रिजोल्यूशन के थ्रू पास करके पार्लियामेंट के सामने रिक्वेस्ट किया है, उससे रिलेटेड प्रोविज़न्स को पार्लियामेंट के द्वारा उस पर लॉज का फॉर्मेशन किया जाता है। और स्टूडेंट, ये जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो लॉ है वो केवल उन्हीं स्टेट्स पर एप्लीकेबल होता है जिन्होंने अपने स्टेट्स में इस चीज़ के लिए रिजोल्यूशन को पास किया था और उन्होंने स्टेट के पास पार्लियामेंट में आकर इस चीज़ को, इन एक्ट्स को, उसको, उन लॉज का फॉर्मेशन करने के लिए स्टेट लिस्ट में जो भी पार्लियामेंट है उसके द्वारा नए लॉज को बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, वहीं पर उन स्टेट्स में ही इसको एप्लीकेबल किया जाता है जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। और स्टूडेंट, अगर कोई भी अदर स्टेट है, अगर वो भी चाहता है कि वो जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है स्टेट लिस्ट में, उसको उसके स्टेट में भी ऐड किया जाए, उस प्रोविज़न को वहाँ पर भी एप्लीकेबल किया जाए जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो स्टूडेंट उस स्टेट को भी पहले क्या करना होगा, उस स्टेट को भी अपनी जो असेंबली है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास करना होगा उस लेजिस्लेचर के इफ़ेक्ट में, और पार्लियामेंट से इसके लिए रिक्वेस्ट करनी होगी कि वहाँ पर भी वो क्या करें, उस लॉज का फॉर्मेशन इनेक्ट करें, वहाँ पर भी वो लॉज को बनाएं। और स्टूडेंट, ये जो जिस लॉ के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा रिजोल्यूशन को पास करके पार्लियामेंट के सामने रिक्वेस्ट की जाती है कि स्टेट लिस्ट में वो लॉ का फॉर्मेशन करें, तो जो भी ये इस प्रकार के लॉ हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा रिक्वेस्ट, उनकी स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर बनाए जाते हैं, तो उन पर जो भी अमेंडमेंट का जो राइट होता है, जो रिपील का जो राइट होता है, वो केवल पार्लियामेंट के पास होता है। अगर एक बार स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर पार्लियामेंट ने किसी भी लॉ को बना दिया है, तो उसको अगर अमेंड करना है या फिर उसको रिपील करना है, इस चीज़ का जो पूरा राइट है वो पार्लियामेंट के पास होता है। और अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास उस टाइम पर उस लॉ से रिलेटेड कोई भी राइट नहीं रह जाता है, क्योंकि वो क्या है, अगर उस लॉ को अमेंड भी किया जाना है या फिर उसको हटाया भी जाना है, तो ये राइट भी किसके पास होगा, उस लॉ से रिलेटेड, उस मैटर से रिलेटेड केवल पार्लियामेंट के पास, क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उन्होंने रिक्वेस्ट की, रिजोल्यूशन को पास किया और उसके बाद पार्लियामेंट से अपने स्टेट लिस्ट में उस रेस्पेक्टिव मैटर के बारे में एक्ट बनाने को, लॉज बनाने को कहा था। लेकिन इसीलिए अब अगर एक बार पार्लियामेंट के द्वारा वो लॉ बना दिया गया स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर, तो उस पर जो स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर की पावर होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वो नहीं रहेगी, और जो भी पार्लियामेंट के द्वारा जो उसको अमेंड किया जाना है, रिपील किया जाना है, वो पावर केवल पार्लियामेंट के पास ही रहेगी उस सब्जेक्ट में।
और स्टूडेंट जो भी ये जो रिजोल्यूशन है उस प्रोविज़न पर जो कि पार्लियामेंट जिस चीज़ के लिए लेजिस्लेट कर रही है उसको क्या है, अब उस मैटर पर जो स्टेट है उसकी कोई भी पावर नहीं रहेगी उस सब्जेक्ट में जिससे कि उसने रिक्वेस्ट किया था पार्लियामेंट से प्रोविज़न करने के लिए। और स्टूडेंट जैसा कि वो पहले क्या था, स्टेट का सब्जेक्ट था और उसमें पार्लियामेंट को लॉ बनाने की नॉर्मल कंडीशन में अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन ये जो रिजोल्यूशन पास किया गया जो पार्लियामेंट में स्टेट्स के द्वारा, उससे क्या हो गया, इस प्रोविज़न ने पार्लियामेंट को इंटाइटल कर दिया कि वो क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट में भी लेजिस्लेशन को कर सकती है जिसके पास की उसके पास क्या थी, उससे रिलेटेड पहले कोई पावर नहीं थी। लेकिन स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर, लेजिस्लेशन को पास करने पर, एक रिजोल्यूशन को पास करने पर पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर भी आ जाती है। और स्टूडेंट जो पार्लियामेंट जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो जो लॉ है उस मैटर पर स्टेट लेजिस्लेचर की उस लॉ को अमेंड या रिपील करने की पावर पूरी तरीके से सीज हो जाती है, जिसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रही है पार्लियामेंट से। स्टूडेंट जो भी रिजोल्यूशन होता है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, उसमें ये कहा जाता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसने उस रेस्पेक्ट में जो भी अपनी लेजिस्लेशन पावर है, जो रिजोल्यूशन है, उनको सरेंडर कर दिया है सेंटर के सामने में, जो पार्लियामेंट है उसके सामने में। उसमें अब क्या है, वो कोई चेंजेस नहीं कर सकती है, उसमें पार्लियामेंट जो भी कहेगी वही होगा, सिर्फ उस रेस्पेक्टिव मैटर में जिसमें क्या है, जिसको दो या दो से अधिक स्टेट्स के द्वारा रिक्वेस्ट करके पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास करके लाया गया है। और स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि ये पूरी तरीके से पार्लियामेंट के हैंड में है, पार्लियामेंट के पास पूरी तरीके से ये अथॉरिटी है कि वो चाहे तो उस लॉ को पूरी तरीके से उसमें चेंजेस ला सकती है और उस पर्टिकुलर मैटर में किसी भी तरीके से लेजिस्लेशन कर सकती है। स्टूडेंट उसके बाद इसी में जिसमें कि जब स्टेट्स के द्वारा इस प्रकार से पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट की जाती है रिजोल्यूशंस को पास करके, तो इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि ऐसे प्रोविज़न्स जो कि पार्लियामेंट के द्वारा जिसमें लॉ बनाए गए थे स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर, ठीक है, जिसके लिए स्टेट ने एक क्या किया था, रिजोल्यूशन को पास करके पार्लियामेंट के पास रिक्वेस्ट की थी। तो तब उस कंडीशन में पार्लियामेंट के द्वारा इन लॉज का फॉर्मेशन या इन एक्ट्स का फॉर्मेशन किया गया था। स्टूडेंट इसमें सबसे पहला एक्ट आता है प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट 1955। इसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर। स्टूडेंट उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, इनेक्ट किया गया स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर। और स्टूडेंट नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर इनेक्ट किया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, जो प्रोविज़न है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया प्रोविज़न है वो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। इन सब लॉज के लिए स्टेट्स ने एक रिजोल्यूशन को पास करके पार्लियामेंट के पास रिक्वेस्ट की थी कि वो इन प्रोविज़न से रिलेटेड लॉज का फॉर्मेशन करें। स्टूडेंट इसके बाद जो फोर्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, जिसमें कि पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए ऑथराइज़ हो जाती है कि जो स्टेट लिस्ट हैं उसके किसी भी मैटर में लॉज का फॉर्मेशन पार्लियामेंट कर सकती है। ये फोर्थ सिचुएशन है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में किसी भी लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है। स्टूडेंट जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है मींस जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं या फिर जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं,
यानी वर्ल्ड लेवल पर जो इंडिया है वो किसी भी अदर कंट्री के संग जो भी एग्रीमेंट करती है, जो भी ट्रीटीज़ करती है या फिर जो भी कन्वेंशंस किए जाते हैं, उसके लिए अगर किसी भी लॉ का फॉर्मेशन स्टेट लिस्ट में किया जाना है तो उस चीज़ की जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास होती है, जिससे कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो हमारा स्टेट लिस्ट है उसमें क्या किया जा सके, उसमें पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेशन किया जा सके। स्टूडेंट, जो ये पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट में जो लेजिस्लेशन करने का जो प्रोविज़न है, इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए अब ऑथोराइज़ हो जाती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि इन प्रोविज़न्स के थ्रू जो भी हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं या फिर जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए वो उनको फुलफ़िल कर सकती है इन प्रोविज़न्स के थ्रू। तो स्टूडेंट, ये जो प्रोविज़न है जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं, इन सब में जो भी लॉज को बनाने की पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। और इससे इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को फुलफ़िल कर सके। उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं, उसमें जो भी चेंजेस किए जाने हैं, उस चीज़ के लिए पार्लियामेंट ऑथराइज़ होती है कि वो स्टेट लिस्ट में किसी भी मैटर में लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है, जिससे हमारे जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं या जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो कंप्लीट हो सकें, फुलफ़िल हो सकें। स्टूडेंट, ऐसे ही कुछ लॉज का फॉर्मेशन हमारी पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है, जिनके थ्रू जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, उन प्रोविज़न्स को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया गया है, उनका सुटेबल इन्फोर्समेंट किया गया है। इसमें पहला लॉ है जो पार्लियामेंट के द्वारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के इन्फोर्समेंट के लिए बनाया गया, वो है यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947। और इसके साथ ही पार्लियामेंट के द्वारा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कन्वेंशन हैं, उनको इन्फोर्स करने के लिए जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 में इम्प्लीमेंट कराया गया। स्टूडेंट, इसके बाद 1982 में पार्लियामेंट के द्वारा एंटी हाईजैकिंग एक्ट को भी एप्लीकेबल बनाया गया। स्टूडेंट, इसके साथ ही जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होते हैं या फिर ट्रिप्स से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन हैं वो टाइम पर किए जाते हैं। और इसके लिए हमारी पार्लियामेंट पूरी तरीके से एम्पावर होती है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविज़न स्टेट लिस्ट में किया जाना है तो उसमें जो लॉ का फॉर्मेशन करने की अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास हो सकती है, पार्लियामेंट के पास होती है। और जिससे कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करने की, वो पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट बनाकर, लॉज बनाकर उनको इंश्योर किया जा सके और उनको फुलफ़िल किया जा सके। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट और जो लास्ट इसमें जो फिफ्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, जिसमें कि पार्लियामेंट को ये राइट मिल जाता है कि वो स्टेट लॉज में जो स्टेट सब्जेक्ट हैं उनमें भी लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है। और वो कंडीशन है जो कि फिफ्थ सिचुएशन है, वो है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। स्टूडेंट, जब भी हमारी कंट्री में किसी भी स्टेट में, जब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है तो उस टाइम पर उस स्टेट से रिलेटेड किसी भी लॉ में फॉर्मेशन करने का जो राइट है वो पार्लियामेंट के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए एम्पावर हो जाती है कि वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड किसी भी लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर।
स्टूडेंट जो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर जो ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर में बनाए जाते हैं वो लॉ प्रेसिडेंट रूल के हटने के बाद भी उसी तरीके से ऑपरेटिव और कंटिन्यू रहते हैं। जबकि स्टूडेंट जब हम अभी अपनी प्रीवियस जब कंडीशंस को देख रहे थे जिसमें कि हमने देखा था कि जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है और उस टाइम पर जब हमारी पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए जाते हैं जो रेजोल्यूशन बनाए जाते हैं उनको जब हमारी इमरजेंसी हट जाती है तो उसके 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के बाद उस प्रोविज़न को जो कि पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर किए गए थे स्टेट लिस्ट में उनको नेशनल इमरजेंसी के शीज़ होने के 6 मंथ्स के बाद उन लॉ को भी एक्सपायर कर दिया जाता है। उन लॉ का जो इनेक्टमेंट है उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट हम यहाँ पर जब प्रेसिडेंट रूल की कंडीशन देख रहे हैं तो उसमें बताया गया है कि अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है और उस टाइम पर पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट में कोई भी लेजिस्लेशन किया जाता है कोई भी लॉ को पास किया जाता है तो वो क्या होगा वो हमेशा ऑपरेटिव बना रहेगा और कंटिन्यू रहेगा। चाहे प्रेसिडेंट रूल को हटा भी दिया जाए तब भी वो लॉ जो कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर उस स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट के द्वारा उसको बनाया गया था उसका ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा और वैलिड रहेगा। और स्टूडेंट इसमें कहा गया है कि अगर उस स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके द्वारा जब इलेक्शन होता है जब या फिर दोबारा से इलेक्शन के बाद वही वही पार्टी जो मेजॉरिटी पार्टी है वो फिर से स्टेट में आती है नई स्टेट लेजिस्लेचर बनती है या फिर जो पार्टी पहले थी वही फिर से स्टेट लेजिस्लेचर में अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करती है तो उसके द्वारा अगर वो चाहे तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए जो भी लॉज हैं उनको रिपील कर सकती है उनको अल्टर कर सकती है। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद भी उस पर्टिकुलर स्टेट में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए वो लॉज जो कि प्रेसिडेंट रूल के ड्यूरिंग बनाए गए थे वो वैसे ही ऑपरेटिव और इनफोर्स बने रहते हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन एक्टिव रहता है जब तक कि उनको स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा प्रोविज़न्स को पास करके उनको रिपील या अल्टर ना किया जाए। स्टूडेंट इसमें हमने अपने इस लेक्चर में उन सभी जो 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी जिनमें कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसको राइट मिल जाता है कि जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसमें भी वो पावर उसमें भी हमारी पार्लियामेंट को ये राइट मिल जाता है कि जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसमें भी जो प्रोविज़न्स हैं उससे रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन पर भी वो लेजिस्लेशन कर सकती है उसमें भी वो लॉ को बना सकती है। स्टूडेंट इसके लिए हमने जो 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस थी उनको पढ़ा कि जब पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए ऑथोराइज हो जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट में लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है। इसमें हमने पढ़ा कि जब राज्यसभा किसी भी रिजोल्यूशन को पास करती है या फिर नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन होती है या फिर स्टेट्स के द्वारा किसी रिजोल्यूशन को पास करके रिक्वेस्ट की जाती है पार्लियामेंट के पास। और हमने इसमें पढ़ा कि जब कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अगर इम्प्लीमेंट कराना हो या इन्फोर्स कराना हो या फिर इसमें हमने लास्ट सिचुएशन पढ़ी कि जब प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगता है तो उस टाइम पर जो हमारी पार्लियामेंट है वो इस चीज़ के लिए एम्पावर हो जाती है कि जो भी हमारी स्टेट लिस्ट है जो भी हमारी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उन पर जो हमारी पार्लियामेंट है वो किसी भी प्रकार के लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है। स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है और अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।